रानू के एनजीओ के छोटे से कमरे में फैलती मटमैली सी रोशनी उस उदास माहौल को और कमज़ोर बना रही थी। रानू बार बार अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करती और फिर उसे काट देती। यह उसके मन में चल रही कशमकश दिखा रहा था। वह पेन हाथ में उठाकर सामने पड़े कागज़ पर अपने दिमाग में चल रहे चक्करों को बना रही थी। उसे कभी उसके हाथों में छोटे से बच्चे की उंगलियां महसूस होती तो कभी उसकी किलकारियां उसे गुदगुदा जाती। उसकी सोच की छोटी सी वह परछाई उसकी ममता को बार बार पुकार रही थी। तभी एक आवाज़ आई, माँ माँ। यह आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। फिर उस आवाज़ ने रानू को छुआ भी। माँ। इस बार रानू चौंक गई। माँ, आप ठीक है ना? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ। रानू ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ प्रगति बेटा, बोलो। मैं बस ऐसे ही अपने विचारों में गुम थी। प्रगति ने कहा। यह कैसी रोशनी में बैठी हो? इतना कहकर उसने उस उदास रोशनी को बंद कर दिया और कमरे की बंद खिड़कियों को खोल दिया। अब कमरे में ताज़ी हवा बहने लगी। सूरज की चमकती रोशनी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, पर यह चमकती रोशनी और ताज़ी हवा भी रानू के चेहरे की बेचैनी नहीं छुपा पाई। प्रगति ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, अभय अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने गया है। शाम को वापस आएगा और पापा आज दिल्ली गए हैं। उन्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ा। मैं आपको यही बताने आई थी। शायद उन्हें 2-3 दिन लग जाए और हाँ, हो सकता है वो कुछ घंटों के लिए चंडीगढ़ भी जाएं। आप उनसे फ़ोन पर बात कर लेना। शायद मनु की तबीयत कुछ ख़राब है। मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहीं से कोचिंग भी जाऊँगी। अब शाम को खाने पर मिलते हैं। बाय मम्मा। इतना कहकर प्रगति वहाँ से चली गई। कॉलेज जाने की जल्दबाजी में प्रगति ने सारी बातें एक ही सांस में कह डाली, पर इतनी सारी बातों में रानू सिर्फ 2 ही शब्द सुन पाई थी, चंडीगढ़ और मनु। जहाँ चंडीगढ़ से रानू के जीवन के तार जुड़े थे, वही मनु से शायद दिल के। ये 2 नाम सुनकर उसकी आंखों से 2 आंसू ढुलक गए, जिनमें एक से एक चंडीगढ़ के लिए था तो दूसरा शायद मनु के लिए। रानू अनाथ बच्चों का एक एनजीओ चलाती थी। 50 वर्षीय इस अधेड़ के शरीर पर अभी भी उम्र हावी नहीं हुई थी। चेहरे पर तेज था, गोरा रंग कुछ कुछ दूध से मिलता जुलता था। पतली पतली उंगलियां जिनमें उसने अपने परिवार की कमान को कस के पकड़ा हुआ था। पर इन साधारण आंखों की विशेषता थी कि ये उन चीज़ों को भी देख लेती थी जो सामान्य तौर पर किसी को दिखाई नहीं देती। रानू का कद कुछ कम ही था, पर उसके कर्मों ने उसे सबसे ऊंचा कर दिया। शायद उसके इसी व्यक्तित्व की करनी का फल वह आज भोग रही थी। परिवार में सबकी और सबसे लाडली थी रानू। सास ससुर, देवर देवरानी और उसके अपने 2 बच्चे। बेटी से तो आप सब मिल ही चुके हैं और 15 साल का एक बेटा भी है, अभय। सबको उसने एक सूत्र में जोड़ रखा था, बिल्कुल किसी माला की तरह। उसका परिवार उसके खून में जीवन की भांति दौड़ता था, या शायद आज भी दौड़ता है। पर फिर सवाल यह उठता है कि अगर रानू को अपने परिवार से इतना प्यार था तो वह आखिर सबसे दूर यहाँ मुंबई में क्यों रह रही थी? और यह मनु कौन था जिसका जिक्र भी उसे बेचैन कर जाता था? अपना एनजीओ बंद करके दोपहर 1 बजे रानू घर पहुंची। घर का ताला खोला तो बड़े से दीवार खाने में एक भयानक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। कम से कम आज तो वह इसका सामना करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उस सन्नाटे और टेबल पर रखे खाने को नज़रअंदाज करके सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने डायरी हाथ में ली और बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठ गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर एक तरफ ढुलका दिया और आंखें बंद कर ली। कोई तो चिंता थी जो उसे खाए जा रही थी। ची ची ची, इस आवाज़ से रानू की नींद टूटी। रानू ने ढूंढना शुरू किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने कमरे की बंद खिड़की खोली और देखा कि कुछ महीने पहले एक चिड़िया ने खिड़की के पास जो घोंसला बनाया था उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे और माँ अपनी चोंच से उन तीनों को खाना खिला रही थी। उसके उस घास फूस से बने घोंसले में बच्चों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया था। वह सोच रही थी कि देखो, यह नन्ही चिड़िया भी जानती है कि बच्चे जब तक खुले आसमान में उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। अब रानू के सब्र का बात पूरी तरह से टूट चुका था। वह वहीं खिड़की के नीचे अपनी डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।
पिछले 5 सालों से मन के किसी बांध में जकड़ कर रखे ये आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे और इस बाढ़ में गोते खाती एक छोटी सी नाव रानू को उसकी पीड़ा के पास ले गई। ये वो जगह थी जहाँ से उसने अपने रिश्ते को संभाला, सहेजा, हर वो काम किया जो रिश्तों के पौधे को बड़ा वृक्ष बना दे। वो सोच रही थी कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस मोड़ पर मैं चूक गई, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हो गई कि मेरा अपना मनु टीबी जैसी बीमारी से जूझ रहा है और मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। जिस बच्चे की बड़ी माँ कहते जुबान नहीं थकती थी, वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। क्यों भगवान, क्यों? पता नहीं छोटी उसे समय से खाना देती होगी या नहीं, पता नहीं उसके परहेज का ख्याल रखा जाता है या नहीं। मन करता है उसके गुस्से को नज़रअंदाज करके सीधे मन्नू के पास पहुंच जाऊं और कमजोरी से हो रहे पैरों के दर्द को दबाकर कम कर दूं। उसका सिर अपनी गोद में लूं, उसे परियों की जादुई दुनिया की कहानियाँ सुनाऊं जिससे वो अपना दर्द भूल जाए, उसे स्वाद वाला खाना बनाकर खिलाऊं जिससे वो दवाइयों की कड़वाहट भुला सके। ओह मनु, तुमने अपनी बड़ी माँ को इतना दूर क्यों कर दिया? संबंधों में कड़वाहट ना आए इसीलिए 5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर भी ये दूरियां क्यों? मैं यह तो कभी भी नहीं चाहती थी। रानू ने जैसे अब अपने विचारों से ही बात करनी शुरू कर दी। मुझे आज भी वह 1 साल पहले का दिन याद है जब मुझे छोटी का फ़ोन आया कि दीदी, मनु को डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बताई है। कहते हैं 1-2 साल इलाज चलेगा। सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 6 साल के बच्चे को टीबी जैसी बीमारी कैसे हो गई? फिर छोटी अपने बाकी 2 बच्चों को कैसे संभालेगी? उसका ख्याल कैसे रख पाएगी? बस यही सब सोचकर तो मैं 1 साल पहले 5.5 साल बाद चंडीगढ़ गई थी। मैं मनु को 5.5 साल बाद मिल रही थी और उसके भाई लव कुश को तो मैंने देखा ही नहीं था। कितना भयानक लग रहा था। दूध जैसा सफ़ेद मनु कोयले सा काला हो गया था। बचपन में कोई उसे उठा ना पाए इतना मोटा था, पर आज उसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। टीबी ने उसका शरीर खा लिया था। किसी छोटे से बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। इतने सालों के बाद शायद उसने मुझे पहचाना भी नहीं था। उसकी अजनबी नज़रों से मुझे यह पता चला, हाय कितना प्यार, कितना ममता ले गई थी मैं उसे देने के लिए, पर उसकी अजनबी आंखों ने मुझे 100 कोस दूर कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि मैं फिर भी उसकी देखभाल करती रही। मनु जब भी अपनी माँ को आवाज़ देता, मैं अगले ही पल वहाँ होती। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, सब कुछ मैं देखती थी। वह भी मुझे बड़े प्यार से बड़ी माँ कहता था, पर ना जाने क्यों महीने भर बाद मनु का रवैया मेरी तरफ बदल गया। शायद यही वह मोड़ था जहाँ मैंने गलती कर दी। मैं अपनी ममता, अपने प्यार को उस पर उड़ेलती रही जिसे वह नहीं समझ पाया। उसे वह प्यार बोझ लगने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। जब से मैं आई हूँ तब से उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रख पाती। उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ ही उसका ख्याल रखेगी। आज इस बात को भी 1 साल हो गया, लेकिन मनु ने मुझसे बात भी नहीं की। विचारों की रेल पूरी तेजी से दौड़ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी और रेल वर्तमान के स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने देखा फ़ोन चंडीगढ़ से था। उसने हड़बड़ी में फ़ोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ रानू की देवरानी थी। दीदी आप आइए और मनु को ले जाइए, मुझसे अब इसकी देखभाल नहीं हो सकेगी। क्या आप आएंगी? बोलिए दीदी। खुशी के मारे रानू के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने कंपकपाती आवाज़ में हामी भरी। वह बहुत खुश थी। अपनी पीड़ा भरी यादों को उसने वहीं प्लेटफार्म पर छोड़ा और सीधे चंडीगढ़ की रेल पकड़ ली। शायद रानू का मनु से जुड़ाव कुछ अलग ही था। पता नहीं क्यों, पर उसकी फिक्र ने रानू को आधा कर दिया। रानू रेल से भी तेज दौड़ना चाहती थी। उसने खुद से ही प्रण किया कि अब वह उसे लेकर आएगी और स्वस्थ कर देगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी। इन सारे विचारों को अपने बक्से में बंद करके वह स्टेशन पर उतरी। उसके पति उसे लेने आए थे।
घर पहुंची तो देखा कि किसी बगीचे सा चहकता उसका घर वीरान पड़ा है। ना तो उसके स्वागत के लिए कोई आया और ना ही मिलने। शाम 4 बजे सब चाय पर एक साथ मिले। वहाँ पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रानू ने मनु से कहा, क्यों मनु, चलोगे ना मेरे साथ? हम कल ही निकल जाएंगे। फिर हम खूब सारी आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे और दीदी भैया के साथ खूब गप्पे मारेंगे। रानू की रिश्वतों पर मनु चिढ़कर बोला, मुझे पता है आप इसीलिए आए हो ना, ताकि आप मुझे अपनी माँ से अलग कर दो। पिछली बार भी आप इसीलिए आए थे। रानू ने लपक कर कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। लव कुछ भी तो है ना, माँ तीनों का ख्याल कैसे रख पाएंगी? रानू ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिसे उसने झिड़क दिया और कहा, रख लेगी मेरी माँ मेरा ख्याल, आप उसकी चिंता छोड़ दो। आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? अब मनु की आवाज़ कुछ ऊंची हो गई थी। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब मेरी बीमारी मेरी माँ को इतना परेशान नहीं कर रही तो आप मेरे और मेरी माँ के बीच क्यों आ रहे हो? मैं जीऊँ या मरूँ, इससे आपको क्या? इस बात पर रानू के मुंह से वह बात निकल ही गई जिसे उसने इतने सालों से अपने दिल में दफन करके रखा था। इस बार रानू की आवाज़ भी कुछ ऊंची ही थी। उसने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है मनु, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ, तेरी सगी माँ, और तू मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा तीसरा बेटा, जिसे मैं ऐसे तड़पते नहीं दे सकती। पथराई नज़रों से मनु एक बार अपनी माँ को देखता और फिर अपनी बड़ी माँ को। रिश्तों की ये उलझन उसकी समझ से बाहर थी। रानू निढाल जमीन पर बैठ गई थी, जैसे कोई कुली स्टेशन पर सामान उतारने के बाद थककर बैठ जाता है। जब सबको सुध आई तो मनु दौड़ता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, बड़ी माँ झूठ कह रही है ना? आप ही मेरी माँ हो ना? मैं जानता हूँ, बड़ी माँ बच्चा पकड़ने वाली गंदी औरत है, जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा माँ, कुछ तो बोलो माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? रानू की देवरानी पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। रानू ने देखा कि एक छोटे से बच्चे की आंखों से उसकी माँ के लिए उसका विश्वास खोता जा रहा है। उसकी जीने की उम्मीद उससे छूटती जा रही है। माँ शब्द कितना विशाल है, यह उस दिन समझ में आया उसे। रानू ने अपनी देवरानी का हाथ पकड़ा और उसे अलग कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रानू ने कहा, छोटी, आखिर क्यों तुम मनु की देखभाल नहीं करना चाहती? छोटी ने कहा, मुझसे अब नहीं होगा, मेरे भी तो अपने बच्चे हैं। रानू बोली, जब समाज ने तुम्हें बाँझ कहा तो इसी बच्चे ने तुम्हारा कलंक दूर किया, तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हें संतान सुख मिले, इसीलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा काटकर तुम्हें दे दिया। तुम्हें माँ मनु ने बनाया। उसके आने के बाद तुम्हारी गोद हरी हुई। इस सब के बावजूद आज मैं उसे लेकर चली ही जाती, पर आज मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखी। तुम्हें याद है छोटी, जब मनु का जन्म हुआ था और मैंने उसे तुम्हें दे दिया था, तुम उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। मेरा आसपास रहना भी तुम्हें गवारा ना होता था। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि दीदी, आप मेरे और मेरे बेटे के बीच आ रही हैं, और मैंने मनु और तुम्हारे लिए यह घर ही छोड़ दिया था। आज तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि आप मेरी और मेरी माँ के बीच आ रही हैं। आज वो मेरा नहीं तुम्हारा बेटा बन गया है। उसने पहला निवाला तुम्हारे हाथ से खाया है, उसमें तुम्हारे संस्कार हैं, मेरे नहीं। उसे टीबी मारेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज अगर मैं उसे लेकर चली गई तो उसका मरना तय है। छोटी रानू से लिपट गई और आंसुओं से भीग गई। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई कि मुझे मेरे अपने बेटे का प्यार दिखाई नहीं दिया। ऐसा करके मैंने उसके प्यार और आपके त्याग दोनों को अपमानित किया है। मैं माँ हूँ और माँ का काम सिर्फ ममता लुटाना होता है, जो मैं भूल गई। रानू ने कहा, चलो अब आंसू पोंछो और बाहर चलो। छोटी ने पूछा, दीदी अब आप क्या करेंगी? रानू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं वही करूँगी जो मैंने 5 साल पहले किया था। वह बाहर आई। मनु अभी भी डरा हुआ था। रानू उसके पास गई तो वह 2 कदम पीछे हट गया। रानू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो यह देखने आई थी कि आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो या नहीं।
यही तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारी बड़ी माँ। एक और बात, मैं बच्चा पकड़ने वाली औरत नहीं हूँ। पूरा कमरा ठहाकों से भर गया। रानू छोटी के पास आई और कहा, छोटी, अपना तीसरा बेटा आज फिर से एक बार तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम उसकी सगी माँ बन जाओ, बस यही आशा है। इतना कहकर रानू मुड़ी, मनु के सिर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकलने लगी। उस समय भी उसके काले चश्मे के नीचे से दो आंसू ढुलक गए। एक तो चंडीगढ़ के लिए था और दूसरा अब आप शायद जानते ही हैं किसके लिए था। आखिर माँ तो माँ होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में माँ ज़रूर लिखें।